हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो भाई थोड़ा सा हम ये पीछे से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो कि मतलब थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो वो भी जो अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें भी ऐसे ज़रूरत होती है कि हाँ, कोई ऐसा टीचर मिले जो अभी से हमारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे टेंशन भी हो जाते हैं कि नहीं, अब से तो नहीं हो सकता, हमारे फ्रेंड और बाकी हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। देखिए कभी भी आप ये नहीं कि आपके पास वक्त नहीं है, जब आप किसी भी काम को शुरू करोगे ना तभी से आप चाहो तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर देखिए, हमने सबसे पहले हम न्यू अपडेटेड सिलेबस को देख लिया ताकि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वही हमने आपको बताया था टोटल आपको 9 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं, तो बहुत आराम से अभी सिलेबस को आप क्लियर कर सकते हो और रिवाइज जितना हो सके उतना रिवाइज भी कर सकते हो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ी बड़ी, या कहीं पे बहुत ज़्यादा फीस दे के वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये सेशंस है। तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट की हेल्प हो सके और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ क्योंकि ये फैमिली हमारी केवल एक से नहीं चलेगी। फैमिली में जितने सभी मेंबर हैं सभी एक साथ रहेंगे तभी कोई भी फैमिली चलती है। देखिए हम आज पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र, जो फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के पास होते हैं कि बहुत ऐसे होते हैं कि मतलब उनके घर से कोचिंग बहुत दूर होती है, फिर आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तो अगर वो चाहें तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा इस क्षेत्र। तो सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ना होगा। जब हमने आपको सिलेबस डिसाइड किया था तभी हमने बताया था कि ये जो फिजिक्स है ना वो आवेश से स्टार्ट होगा और सारी कहानी आपकी आवेश से ही स्टार्ट होती है फिजिक्स की, जो आपको क्लास 12 में पार्ट 1 में पढ़ना है। तो पहला था आपका स्थिर वैद्युतीय यूनिट का नाम है। तो भाई स्थिर का मतलब ही होता है कि स्टेबल, रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो इसमें हम क्या बारे मतलब स्थिर आवेश हम बात करेंगे, स्थिर आवेश तथा उनके प्रभाव के बारे में, तथा उसके प्रभाव का अध्ययन। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इसमें आपको अभी भी मतलब ये नहीं करना कि चार्ज मूव कर रहा है। अभी आप जो होगा ये चार्ज पढ़ेंगे वो स्टेबल होगा और वहीं से उसके क्या क्या प्रभाव हैं, कैसे टाइप हैं, क्या क्या चीजें, वो सभी आपको डिफाइन करनी है। तो भाई सबसे पहले आखिर हम देख लें कि आवेश किसे कहते हैं, क्योंकि मेन रूट तो यही है ना कि जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो नींव अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आप ये स्टडी करें तो आपको आवेश के बारे में एवरीथिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स की नींव ही तैयार हो रही है। तो भाई आवेश क्या है? किसी भी वस्तु पे या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए तो वो चीजें उस पे आवेश बच जाते हैं। अगर कमी है तो ऋण आवेश आएंगे, अगर उस पे अधिकता है तो धन आवेश आएंगे। तो आप सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हो कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ही आवेश कहलाती है। आवेश कहलाता है। ये आप सिंपल सी एक डिफिनेशन अगर चाहो बोलना तो बोल सकती हो। अभी हम देखेंगे कि आखिर ये आवेश आ कैसे सकता है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए आवेश को उत्पन्न करना, आवेश
को उत्पन्न। अब हम आवेश को कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो भाई हम घर्षण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि आपने जनरली बचपन में वो वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि मतलब छोटे छोटे हम कागज के टुकड़े ले लेते थे और कॉम्ब को अपने हेयर्स में, ड्राई हेयर्स में उसको जब हम रगड़ते थे तो वो कागज उस पर चिपकने लगते थे, तो वो एक आवेश ही जनरेट होता था। आवेश के कारण ही वो आपके छोटे छोटे जो तिनके होते थे वो चिपक जाते थे आपके कॉम्ब से। तो वो क्या करता है, मतलब आप एक घर्षण करते थे ना, तो किसी भी चीज को अगर हम रगड़े तो वो आवेशित हो जाती है। किसी भी चीज को अगर हम रगड़े तो वो आवेशित, ज्यादा उस पर फोर्स किया जा रहा है तो वो, अब जैसे अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई इंसुलेटर्स हो गए, कुछ इंसुलेटर भी, क्योंकि कॉम्ब तो क्या होती थी आपकी प्लास्टिक की बनी रहती थी, तो अगर हम किसी को भी मान लें तो अगर रगड़ा जाए तो उस पर आवेश तो जनरेट हो ही जाएंगे और फिर वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है, आवेशित कर सकती है, या तो अपनी तरफ खींच सकती है और या तो अपोजिट चार्ज हुए तो अपने से दूर कर सकती है। तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न होने के जो पहला रीजन है हम लिख सकते हैं घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। और फिर हम लिख सकते हैं इसमें प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो घर्षण में क्या होता है कि आपस में रगड़ने से, आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ये हो गया आपका कि घर्षण द्वारा कैसे हम आवेश को जनरेट करेंगे। फिर प्रेरण होता है कि जैसे प्रेरण में भी हम लेते हैं कि अगर हम दो चीजों को ले लें ऐसे, मतलब उसमें उसको रख लिया जाए और फिर उसमें हम किसी चीज को मतलब जो आपकी चालक हो तो उसके पास लेके आते हैं तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाते हैं, कि मतलब उसमें पोल बन जाएंगे कि अगर आपका जो चालक इस पे निगेटिव चार्ज है तो आपके सामने वाले पे पॉजिटिव ही जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि इस प्रकार का आपका एनसीईआरटी में फिगर दिया रहता है, ये आपके दो सर्कल ले लिए जाते हैं। अब इस फॉर्म में तो इसलिए कहीं नहीं हमें पता चला कि किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, लेकिन यहीं पे अगर हम एक दूसरा यहाँ से कंडक्टर चालक लेते आ जाएं और इस पे आपके पास चार्ज है प्लस प्लस प्लस, तो अब क्या करेगा इंडक्शन में, ये यहाँ पे सारे चार्ज जो होंगे निगेटिव वाले आ जाएंगे और इधर सारे आपके पॉजिटिव वाले चले आएंगे। क्यों ऐसा है? तो भाई हर एक अपोजिट चीज में अट्रैक्शन होता है, ये तो प्रकृति का रूल्स है। हम चाहे जिस भी चीज में देख लें तो निगेटिव चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही करती हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसमें से जितने निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसके इस साइड आ जाएंगे, और पॉजिटिव है तो भाई ये पॉजिटिव वाले को कहेगा भाई तू साइड चल, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, तो ये इसको इधर कर देगा। तो अब देखिए ये चीजें आवेशित हो गई हैं, एक तरफ प्लस जनरेट हो गया है और दूसरी तरफ निगेटिव जनरेट हो गया है। तो यही होता है। तो आवेश के जब हम प्रकार देखते हैं, ये उत्पन्न करने के दो कारण हो गए हैं। अब जब आप आवेश के प्रकार, सबसे फर्स्ट टाइम ना बेंजामिन फ्रैंक ने धनावेश और ऋणावेश कहा था, चार्ज की दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन ने आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश एंड ऋणावेश, ये हो गया आपके पास। अब धनावेश की मतलब इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा और इस पे निगेटिव जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आवेश की संख्या देखने जाएं तो जैसे कि आवेश हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपका निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव का मतलब होता है कि देना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और निगेटिव का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हम भले वो दूसरे से लेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो अधिक होंगे लेकिन वो तो हमेशा रेडी में रहेगा। और दूसरा जो पॉजिटिव होता है, जिसने मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसे जिसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, लेकिन आवेश उस पे उसने दिया है तो उसको हम हमेशा धनी ही बोलेंगे। जैसे कि हम अदर अपने लाइफ में देखें तो जो भी अगर हम उधार और ये इस चीज की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति किसी को देता है तो वो धनी ही कहा जाएगा ना।
भले ही उसके पास अमाउंट कम हो जाए पैसे की, मान लीजिए उसके पास 10,000 था और उसने अपने फ्रेंड को जरूरत पड़ने पे उसने 5,000 दे दिया, और उसके फ्रेंड के पास मान लीजिए 5,000 हो गए, अब इसके पास तो 10,000 से 5,000 हो गए, लेकिन फिर भी ये आपका धनी बोला जाएगा और जो लिया है वो आपका ऋणी बोला जाएगा, कि जो लेता है वो हमेशा तो ऋण में रहता ही है। तो इसी प्रकार से आपके जो जिस धनावेश और ऋणावेश दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब हम आवेश को, ये सब एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। आप कैपिटल Q भी यूज करेंगे और कभी कभी हम स्मॉल q भी यूज करते हैं। तो आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपके इसके बारे में कि आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे ही तो निर्भर करता है ये। तो Q बराबर आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला मिलता है Q बराबर Ne, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिफर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हुई तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे अगर हम देखें तो फिर वहां से निगेटिव चार्ज है। और परिभाषा में ही लिखा गया किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ही आवेश कहलाता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज, अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। तो यानी Q बराबर Ne होता है। N आपका एक नंबर है और E से हम इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। अब ये हो गया आपके पास कि कैसे उत्पन्न हुआ और ये इसके टाइप क्या थे। अब हम आवेश के गुण पढ़ेंगे, इसके हम मात्रक भी देखेंगे, गुण पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अब भी देखिए यही बेस है। तो आखिर इसमें क्या चीजें खासियत है जो कि पूरे हमारे फिजिक्स का आधार बन गई हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी ले लें तो भाई उसमें तो आवेश ही आवेश है। जैसे कि आपका द्रव्यमान बिना कुछ चीजें काम नहीं चलने वाला, वैसे आवेश बिना नहीं चलने वाला है। तो आइए हम आवेश की प्रॉपर्टीज देखते हैं नेक्स्ट में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और मेरा बहुत ही बेसिक चीजें है, बस आप अगर क्लास को अच्छे से देखते हैं तभी आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, अभी हमने दिखाया कि जो आपके आवेश होते हैं उसको हम कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो एक चीज यहां से देख लिए, अगर आपका पास यहां से प्लस Q चार्ज हुआ तो इस पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आवेश तथा क्षेत्र लिखा गया है ना, तो इस पे हमेशा बाहर की तरफ आपका एक फील्ड लगेगा। ये चीजें बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं आप -Q लिख लेते हो तो इस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा। और यही चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी में एकदम जान डालने वाली हैं, क्योंकि यही चीज है आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि आवेश स्थित है यहाँ पे, तो उसका मतलब प्लस है और माइनस है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे जनरेट होगा हम अक्ष पे निकालेंगे, निरक्षीय पे निकालेंगे। तो सारी चीजें इसी से यहीं पे आपका पूरा गेम स्टार्ट होने वाला है। तो ये मत भूलिएगा, जब प्लस है तो आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और जब माइनस है तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसमें बाहर की तरफ होंगी और इसमें अंदर की तरफ होंगी। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा हो गया कि इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है। अब हम जब आवेश के पहला गुण पढ़ते हैं तो इसमें आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। अब आपको लगता होगा योज्यता सुन के ये बड़ा भारी सा वर्ड आ गया, भाई क्या है इसका मतलब। तो हमने Q बराबर Ne लिखा ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कभी ये नहीं कह सकते मतलब जैसे कि मतलब ये भिन्न के रूप में, मतलब एक मतलब संख्या पे हम इस पे बता सकते हैं कि 1 2 3 ऐसा करके चार्ज है, आधा हो गया, इस तरीके का चार्ज नहीं होगा। योज्यता करने का मतलब कि जब भी आप यहाँ से योज्यता करने जाओगे तो ऐसे आप लिख सकते हो कि Q1 + Q2 +
Q3 और प्लस डॉट डॉट Qn, ऐसे आप लिख सकते हो। या ये देखिए, ये +1 +2 +3, फिर ये माइनस भी हो सकते हैं, -3 -2 -1, इस प्रकार से प्लस माइनस में होंगे। कभी भी ये आधे नहीं होंगे, ये नहीं कहा जाएगा कि आधे हो जाए, भिन्न के रूप में हो जाए, चार्जकों में से नहीं लेंगे। तो ये हो गया आपके आवेशों की योज्यता का गुण। अब दूसरा गुण होता है कि जो आपका वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान आपका अदिश होता है, वैसे आपका जो वैद्युत आवेश है, द्रव्यमान, आवेश और ऊर्जा, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से, मतलब एक चीजें समझ में आ जाती है ना, तो ये तीनों चीजें समझ में आ जाती है। जैसे प्रॉपर्टीज आपका द्रव्यमान डिफाइन करता है, वैसे ही कुछ क्वालिटी आपके आवेश की भी होती है। तो आवेश भी एक अदिश राशि है। तो भाई सदिश सदिश तो आपने पढ़ा ही होगा, एक बार ऐसा रिवाइज कर देते हैं। तो कि जो सदिश वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें आपको डायरेक्शन तथा उसमें मतलब परिमाण भी जो भी आएगा रिजल्ट, उन दोनों की आवश्यकता होगी, कि उसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन आवेश में हमें केवल परिणाम की अवस्था होती है, उसमें हम दिशा नहीं देखते हैं। जो भी हमारा माना गया कि हाँ इतने 10 20 +20 10 20 माइनस करके ऐसे परिणाम होगा, और इसमें दिशा को हमें नहीं बताना होता है, तो ये आपका अदिश होता है। और जिसमें आपकी दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, वो सदिश होता है। तो आपका पूछा जाए तो आवेश एक अदिश राशि है। भाई ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQ में पूछ देता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, पूछ देगा कि वैद्युत आवेश है सदिश राशि अदिश राशि, तो आप वहां पे अगर नहीं पढ़े रहोगे तो कंफ्यूज होता है भाई किस पे टिक लगाए। लेकिन आप पढ़े रहोगे तो भाई आंख बंद करके ऐसे टिक लगा के चले आओगे। अब दूसरी हम इसके गुण देखें, तीसरा गुण देखें, तो आपका वैद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। वैद्युत आवेश संरक्षित है, संरक्षित है। अब इसका क्या मीन्स है भाई, ये संरक्षित क्यों है? जैसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं कि द्रव्यमान को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रॉपर्टी आपका आवेश भी दर्शाता है कि आवेश को ना ही तो हम नष्ट करेंगे, यहाँ से मतलब लिख सकते हैं आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको देखिए थोड़ा सा माइंड में डाउट आता होगा कि भाई आवेश तो उत्पन्न नहीं होता है, हम तो चीजों को रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो भाई वो ये नहीं कि खुद से उत्पन्न होता है, उसके पास पहले से होते हैं, बस उसको हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। अगर उसको हम रफ करते हैं या तो प्रेरण करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इधर से उधर, उसमें तो रहेंगे आवेश, बस वो मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, इस तरीके का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हम ना तो उसे नष्ट करेंगे ना तो हम उत्पन्न करेंगे, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। भाई माइनस वाला है तो अगर हम माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो माइनस हो गया, और इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो प्लस हो गया। तो इसी तरीके की होती है जैसे कि द्रव्यमान में होता है। जैसे द्रव्यमान में हम कोई भी रिएक्शंस करवाते हैं तो जितने आपके परमाणु की संख्या इधर है उतनी रिएक्शंस के बाद भी होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। आवेश आपके हमेशा जितने आवेश हैं उतने ही आवेश रहेंगे, ये नहीं कि वहां पे मतलब कुछ नए ऐड हो जाएंगे बाद में, या तो कुछ आवेश नष्ट हो जाएंगे, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आवेश भी आपका संरक्षित रहता है। अब हमने इसमें फार्मूला तो पढ़ा ही कि Q बराबर क्या होता है, Ne। अब यहां से आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, वो भी SI मात्रक,
एसआई मात्रक जो आपका है कूलाम। ये याद रखिएगा कि आपका जो पूछा था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, भाई आप कैसे में बताओगे कितने चार्ज है, क्या केजी में बता जाओगे हाँ इतना केजी पे चार्ज है, इतना मीटर पे चार्ज है, तो नो, आपके पास जो आवेश का मात्रक है वो कौन है, कूलाम है। और आगे हम कूलाम का नियम भी पढ़ेंगे। भाई ये साइंटिस्ट कूलाम है और इन्होंने ही आवेश के बारे में अपना अध्ययन किया और बताया, तो उन्हीं के नाम पे इन्हें क्या दे दिया गया, मात्रक दे दिया गया। तो सभी चीजें जनरेट की हुई है। अब देखिए ये जो Q बराबर एनी फार्मूला होता है, तो E जो आपका है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संख्या जो होती है हमेशा होती है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 -19, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यही जिसमें पूछे भाई, वहां पे अगर पूछे कि मतलब एन की संख्या, मतलब आपको 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है, तो एन का मान डिफर करेगा, बस उसमें आप ई से गुणा कर देंगे तो आपको किसी भी पदार्थ में आपको आवेश की संख्या पता चलेगी, हाँ इस पदार्थ में इतनी आवेश की संख्या है। तो बस आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए और उसमें आप 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। और यही धनावेश में यहाँ पे हम धन ले लेते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन आपके हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, उस पे भी इतने ही आवेश होंगे, बस यहाँ पे आपको क्या लिख जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको यहाँ से ई लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है। जैसे परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके नाभिक में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हो गए आपके आवेश के गुण। तो जब भी आपको पूछा जाए 3 नंबर में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछता था कि आवेश के गुण दिखाइए, तो आप बता सकते हैं कि आवेश की योज्यता कैसे होती है, भिन्न के रूप में ना, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। फिर वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, वैद्युत आवेश को संरक्षित रख सकते हैं। फिर इसका मात्रक हो गया कूलाम और Q बराबर N हो गया इसका फार्मूला। अब इसके बाद हम देखेंगे कूलाम का नियम, क्योंकि अब आवेश के बारे में सारी चीजें हो गई, हमने ये भी पढ़ लिया Q बराबर क्या होता है, N होता है। अब सारी चीजें यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। अब यहाँ से आवेश का मात्रक भी हमें मिल गया है कूलाम। अब आगे हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे कि आखिर अगर 2 आवेशों को हम रख दें तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उनके बीच की दूरी कैसे डिफर करेगी, और फिर उसके बाद उसमें जो बल लगेगा वो कैसे डिफर करेगा। तो वही सारी चीजों को हम कूलाम के नियम में देखेंगे। और कूलाम का नियम बिल्कुल आपके ग्रेविटेशन लॉ से डिफर करता है। जैसे ग्रेविटेशन लॉ में हम 2 मास को रख देते हैं पास आस में और फिर देखते हैं कि उनके बीच क्या चीजें हो रही हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी चीजें, वैसे ही सेम आपको इसमें भी देखना है, आवेश में भी। इसीलिए हमने सबसे पहले ही कहा आपको कि आवेश, द्रव्यमान और ऊर्जा, ये तीनों चीजें एक बहुत ही कॉमन है। इसमें जो भी रूल्स आएंगे कॉमन आएंगे। द्रव्यमान भी संरक्षित है, आवेश भी संरक्षित है, ऊर्जा भी संरक्षित है, और आपका जो लॉ है वो भी इसी फॉर्म में लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपको एग्जाम में कूलॉम्स लॉ पूछा जाता है। भाई अगर लॉ नहीं पूछा तो इस पे सवाल तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। अब जो कूलॉम का नियम है, अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखे तो लिखेंगे, पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणन फल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के बीच की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलाम का नियम। जैसे कि वहां पे आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो कि यहाँ पे दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, उन आवेशों के उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अब देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। एक आवेश हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, दूसरा आवेश आपका यहाँ पे जनरेट हो गया और इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने r मान लिया। तो अब इसमें फोर्स क्या होगा, उसी फोर्स को कूलाम नियम ने बताया था कि आखिर इसमें बल कैसा लगेगा। तो भाई बल इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो आपका क्या लगेगा, यहाँ से प्रतिकर्षण बल। अगर एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव है तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है कि फोर्स इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो यानी फोर्स समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 को, आप इसको Q1 मान लो, इसको Q2। तो ये हो गया गुणनफल के समानुपाती और ये हो गया आपके पास फोर्स समीकरण। और दूसरी चीज ये नियम क्या कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो फोर्स समानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह तो यही रहता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया जाए तो वो नीचे चली जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो दूरी का वर्ग करेंगे तो और स्क्वायर, और जब इसको व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो ये चीजें आ जाएगी। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण से हम तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आपका हो जाएगा कि आपका F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस समानुपाती चिन्ह हम ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा इस फार्मूले का कोई भी लाभ मिलने वाला है नहीं, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर एक नियतांक K आता है, Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये होता है आपका फार्मूला। यहाँ से K क्या है, तो भाई K एक स्थिरांक है, K स्थिरांक है। अब हम देखते हैं भाई K स्थिरांक है तो कैसे लगाएंगे, क्या हमें सवाल में K का मान दिया होगा, या K बराबर क्या क्या चीजें दे सकती हैं। तो आप K बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें आप रख सकते हो। या तो आप K बराबर, अगर आपको केवल मान रखना हो तो 9 गुणे 10 के पावर 9, ये मान रख सकते हो K का। अब अगर मान लीजिए आप K का मान नहीं डायरेक्टली रखना चाहते हो, आप एप्सिलॉन नॉट का मान रखना चाहते हो, तो यहां से याद रखो कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है आपके पास 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी एप्सिलॉन नॉट बराबर। ये हो गया आपका पूरा कूलम्स का नियम कि किन्हीं भी दो आवेशों को बीच जो फोर्स लगता है उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको कूलम का नियम कहा। अब इसको मैथमेटिकली हमें फार्मूला बनाना था, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से हमने ये मतलब समानुपाती कर लिया। फिर भाई जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाए हैं तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे भाई समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक या एक स्थिरांक आएगा ही, तो वो आपका आ गया K। फिर उसके बाद K का मान आप 9 गुणे 10 और 9 लिख सकते हो, और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो गया, इतना आप एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हो। तो ये चीजें हो गई आपके पास पूरा F। अगर इसी को अगर एक तरीके से और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2R²। और बल का मात्रक तो भाई वही रहेगा, न्यूटन। तो यहाँ से F की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन। अब इसके बाद आपको न्यूटन, इसमें बल की बीमा अक्सर करके पूछता है, तो भाई बीमा हम कैसे निकालेंगे, तो बीमा भी निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप न्यूटन, भाई न्यूटन को जाओगे, न्यूटन एक मूल राशि तो है नहीं, अब इनको मूल राशियों में तोड़ोगे तो F बराबर ma होता है। मास मिल गया, ये मूल राशि हो गई। अब a भी नहीं मूल राशि है, उसको भी तोड़ो तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में तोड़ लेंगे और वहीं से हमारी इसकी बीमा निकलती है। तो एक बार हम आपको फोर्स की बीमा निकालना भी सिखा देते हैं। इसी तरीके से हम सभी जो भी चीजें आएंगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो भी आएगा, सबकी बीमा निकाल के हम ऐसे समझाते चलेंगे ताकि आपको बीमा रटने की जरूरत ना पड़े। भाई इतनी सारी बीमा है, अगर हम रटने जाएं, सेम सेम चीजें होती हैं, किसी पे 2, किसी पे 1, तो किसी पे 3, ऐसा करके मान आ जाते, तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम। लेकिन अगर हमारे पास रूल्स रहा कि हम कैसे निकालते हैं तो कभी गलती होगी ही नहीं। आपको बस 7 भौतिक राशियां याद होने चाहिए, उनके प्रतीक याद होने चाहिए, बस उसी से तो आपका सारा जो भी है बीमा उसी से बनती है। मात्रक आपको पता ही रहेगा, और मात्रक जो भी है उसको भौतिक राशियों में तोड़ दो छोटे छोटे, तो आपको 11 के भी कुछ कंसेप्ट यूज करने होंगे, और 10 में भी तो हम पढ़ते हैं कि F बराबर ma, 9th में भी होता है, न्यूटन्स लॉ में जब हम पढ़ते हैं तो बस छोटे इकाई में जाना होता है। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो छोटी इकाई में क्या ही भाई, आवेश लिखते, दूरी लिखते, वैसे भी निकल जाता, लेकिन बहुत ही डिफिकल्टीज हो जाती इन सभी का मान रख के अगर निकालते। तो सिंपल सा अगर हमें निकालना है तो न्यूटन वाला अभी हम निकाल के बताते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है कूलम्ब्स लॉ, और जब भी आ जाए आप इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ को दिखा दोगे लिख के, तो भाई यहाँ पे अगर वो 4 नंबर में आ रहा है तो 4 नंबर आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको यहाँ से सवाल तो जरूर ही आएगा। आपको आवेशों का मान दे देगा, फोर्स दे देगा, दूरी पूछ सकता है, या तो आवेश दे देगा, दूरी दे देगा, फोर्स पूछ सकता है, या तो दूरी दे दे, फोर्स दे दे, आवेश पूछ सकता है। तो भाई इन 3 चीजें इसमें यूज की गई हैं, आवेश, एक दूरी, एक फोर्स। तो कोई भी आपके पास 2 मान गिवन होगा, एक मान आपको निकालना होगा, और k कांस्टेंट है तो उसका मान आपको पता ही, हमेशा 9×10⁻⁹ रख लोगे, और नहीं तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट का मान रखोगे, फिर उसके बाद पाई का रखोगे, 4 का रखोगे, फिर वही चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो हम उसके बाद बीमा निकालना देख सकते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो पहले। अब देखिए हम किसी भी चीज की बीमा कैसे निकालते हैं, हम न्यूटन की बीमा निकालना सीखते हैं। F का जो मात्रक हो गया न्यूटन हो गया। अब पूछा जाए कि इसकी बीमा बताओ भाई, बीमा क्या होगी, और बीमा अगर आप 11 पढ़ते हो अच्छे से तो भाई बीमा में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 11 का जो फिजिक्स से स्टार्ट होता है पहला, उसमें बीमा ही निकालना सिखाया जाता है। और अगर आप अच्छे से किसी टीचर से पढ़ो तो भाई आपको बीमा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज ही तो ज्ञान को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा हथियार है, तो रिवीजन बेस्ट तरीका होता है। तो सबसे पहले F बराबर आप लिख लो, क्या होता है m इंटू ये फार्मूला तो याद होगा ना, F बराबर m है न्यूटन लॉ के अनुसार। अब m आपका मिल गया कि ये मूल राशि है, लेकिन अभी a नहीं मिला, इसको और तोड़ दो, m को आप ऐसे ही छोड़ दो, और a को आप लिख सकते हो यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका अगर इसको तोड़े जाए तो ये मिल गया ना, द्रव्यमान गुणे मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो, अब सारी चीजें आपको मूल राशियां में मिल चुकी हैं, द्रव्यमान भी मूल राशि, मीटर भी मूल राशि, सेकेंड भी मूल राशि। तो अब विमान निकालना बहुत ईजी हो गया। अब हम द्रव्यमान को मास से, तो द्रव्यमान को हम कैपिटल M से दिखाएंगे, और भाई ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसे। फिर उसके बाद मीटर का L होता है लंबाई का। अब ये नहीं कि मीटर का तो M होता है तो उसका भी हम M ही ले लें, तो भाई M हमने एक को ले लिया है, एक और को M ले लिया ना, तो फिर वही हो जाएगा
कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। कौन सा m कौन सा है भाई, कट पिट के कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हम जो मीटर का लंबाई का मात्रक हम लेंथ से ले लेते हैं l, और l को भी हम ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। पावर कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 1 को तो हम वैसे ही नहीं लिखते हैं। अब नीचे आ जाओ, नीचे हम सेकंड को किससे दर्शाते हैं, ऐसे से नहीं दर्शाना है, t से दर्शाना भाई, समय टाइम। और t पे आपको दर्शाना होगा कि इस पे 2 चार्ज है। हो गया इस तरीके से। अब क्या बीमा हम ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं भाई, बीमा हमें एक लाइन में लिखनी होगी, तो हम इसी को कर देंगे m पे, तो आपका क्या रहेगा m, l भी सेम रहेगा। अब t पे आपको -2 लिखना पड़ेगा, और यही हो जाएगी आपके न्यूटन की बीमा, बल की बीमा, यही ml/t पे -2। तो ये थोड़ा इजी भी है, इसको याद भी रख सकते हैं आप, और नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो। बस एक फार्मूले की जरूरत है, F बराबर ma। बस आपको एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज की बीमा निकालनी है तो ऐसे फार्मूले इसके ढूंढ लो जो कि आपको मूल राशियों के रूप में मिल जाए। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाल लेंगे, और ऐसे ही हमने आज बल का निकालना सीखा। तो आई होप आपको आज के बाद बीमा रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी चीज भाई हम रट नहीं सकते, इतने भी इंटेलिजेंस नहीं है कि हम सभी चीजों को रटते चलेंगे, एक बार रट लिए याद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ ट्रिक्स, कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो इसीलिए तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो बुक में सारी चीजें दी हैं, बुक से सभी पढ़ लेते, लेकिन समझना भी जरूरी है। अगर हम समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर वो कभी भूलेगा भी नहीं। तो आज के सेशंस में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, तो हमने आवेश देखा, आवेश होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, फिर इसके पास इसके गुण क्या क्या होते हैं, फिर आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद हमने कूलाम शाप आए थे, कूलाम का आवेश का जो मात्रक है कूलाम, तो कूलाम के नियम पढ़े। तो कूलाम का नियम भाई, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है, या तो आकर्षण लगता है या तो प्रतिकर्षण लगता है। तो वहां से हमने देखा और फॉर्मूला निकाला, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2R²। फिर उसके बाद भाई न्यूटन की बीमा अक्सर करके पूछ देता है, तो न्यूटन की बीमा ml/t पे -2 निकाल लिया। तो ये सेशंस एक बार रिवाइज भी हो गया, और इसी तरीके से आप सभी सेशंस को देखते जाइएगा, हमारे साथ पढ़ते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा। श्योर है आपकी फिजिक्स से एकदम फील हो जाएगा। फिजिक्स एक अमेजिंग सब्जेक्ट भी बन जाएगी आपकी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही हमारे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड चीजें है ना, तो हमें इससे समझने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो अगेन थैंक यू, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी मेहनत अच्छी लगे और आपकी हेल्प हो सके, किसी भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो हमारी ये मुहिम स्टार्ट हुई है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं अफोर्ड करते उनको भी शिक्षा मिल सकती है, तो ये हमारा जो मुहिम है वो पूरी हो सके, तो इसी का एक उद्देश्य है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर कर ही लिया है, तो प्लीज अगर आप नहीं आए तो उसे जाके भी देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का चल रहा है, ये फिजिक्स का स्टार्ट होगा, फिर हम बायो का भी स्टार्ट करके अपने पूरे क्लास 12 को बहुत ही अच्छे से एंड करेंगे। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।